हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मुख्य रूप से 40 अंकों का जो जीके जीएस का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ जिसके अंतर्गत आते हैं हर पेपर में, उनके लिए हम लोग देखेंगे आज प्रैक्टिस नंबर 9। हमारे कुल मिलाकर के प्रैक्टिस 8 जो हैं, ये 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। ये आपका 9वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। आज कोशिश कीजिएगा कि किसी तरीके से 30 प्लस आपके आंकड़े अवश्य हो जाएं। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर प्रश्न है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में किसके द्वारा सर्वप्रथम रखा गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में किसके द्वारा सबसे पहले रखा गया था। ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर है कि यह जो प्रस्ताव जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा इसके द्वारा किया गया। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, CR दास, सुभाष चंद्र बोस। या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों इसका कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर यदि आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप क्लिक कर दीजिएगा और लगातार हमारे इस चैनल से आप अपने बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है लगातार तैयारियों के लिए जुड़ सकते हैं। आइए पहला, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न को देखिएगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो कहता है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर पाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन के अंतर्गत जो है होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर पाए थे। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यकीनन समझिए कि हर हाल में आपको यहाँ पर 30 प्लस आंकड़े किसी हाल में जुटाने होंगे। कोशिश पूरे झोंक दीजिए क्योंकि एग्जाम्स में अब समय ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की, वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। वह कौन सी जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन स्थापित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी, यह लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5वां नंबर। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न 5 नंबर कहता है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल निम्नलिखित में से क्या है। 1920 से 22 के दौरान जो असहयोग आंदोलन हुआ, 1 अगस्त 1919 से लेकर के 5 फरवरी जो 1922 की वो दुर्घटना थी, चौरा चौरी वाले घटना से, उस समय जो असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य प्रतिफल के रूप में कौन से रिजल्ट्स आपके सामने आए इस आंदोलन का। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 5वां का ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों, आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, आप जाते जाते अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक ज़रूर कमेंट कीजिएगा और यह बताने की कोशिश कीजिएगा कि अब आपके कुल कितने सही आंकड़े हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वे राष्ट्रीय स्तर के नेता किस रूप में यानी कि स्थापित हो गए। सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 का हुआ, उसमें जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान प्राप्त हो गई। आगे बढ़ते चलते हैं। छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आंसर दीजिएगा, नोट कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को जरूर करके देख लीजिएगा रिवर्स करके। बिहार में किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। बिहार में किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर है बिपिन बिहारी वर्मा। याद रखेंगे बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में जो है चंपारण और उसके बाद सारण में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 1857 की क्रांति के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था।
1857 की क्रांति के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 8वें का सही आंसर हो जाएगा कि 1857 से संबंधित रहने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि बताइए 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ से भूगोल स्टार्ट होता है क्योंकि अब राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस 1 से 8 तक समाप्त हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत मिलाया गया है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गलत मिलाया गया है? गलत इसमें चुनने की कोशिश करना है। अगर गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक गलत है तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत मिलाया गया है? जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, ये सही है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका और यूरोप के मध्य में है। मलक्का जल संधि यह इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य में है, ये भी सही है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में है, ये भी आपको सही है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन किसको जो है सही रूप से सुमेलित किया गया है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे एस्किमो अमेजन बेसिन, मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, ये गलत है। सही आंसर पूछा जा रहा है कि सही कौन मिलाया गया है? बुशमैन कालाहारी, ये सही मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुंदू जो सहारा, यह भी गलत मिलाया गया है। कहने का मतलब ये रहेगा दोस्तों कि इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा बुशमैन यानी कालाहारी, ये सही मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बेहद ही आसान प्रश्न इसी बीच में आपके सामने आ गया है। 11वां नंबर प्रश्न है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है भारतीय कर्क रेखा, यहाँ पर कर देंगे कर्क रेखा गुजरती है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर प्रश्न, देख लीजिएगा। शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? प्रश्न है आपके सामने कि शिवालिक की पहाड़ियां जो है निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे हिमालय की। याद रखेंगे हिमालय की जो निचली सतह होती है, मध्य के बाद नीचे वाली, उसको हम लोग शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं। ये हिमालय से रिलेटेड है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13वां नंबर प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किसके तट पर उपस्थित है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी किसके तट पर उपस्थित है? सही आंसर हो जाएगा कि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को बनाने में एक बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार करते हैं, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इससे लाभ उठाइए। लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते चलते हैं और कल हो सकता है कि संपूर्ण हिंदी का वीडियो मैं दिन में आपको प्रदान कर दूं। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है? लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलती है? 14वें का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। ऑप्शन कहीं है नहीं, याद रखेंगे महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जो दिया गया ऑप्शन है उसमें बताइए कि भारत के अक्षांशीय विस्तार को कौन प्रदर्शित करता है? भारत की अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर आपके सामने देख लीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 एन से लेकर के 37 डिग्री 6 एन तक है। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 16वें नंबर प्रश्न को पहले ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, उसी से संबंधित आपको जो है अंत में आंसर चुनने की जरूरत पड़ रही है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप आसानी पूर्वक देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है, असम जो है भूटान और बांग्लादेश दोनों से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, तो पश्चिम बंगाल भूटान को भी और नेपाल को भी टच करता है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है, ये भी सही है। इसका मतलब कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों इसमें सही आंसर हो जाएंगे। आइए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिएगा ध्यान से। अगले नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने की जरूरत है, थोड़ा सा और बड़ा। आगे देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि किस फुटबॉल क्लब, यानी कि अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू होता है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? सही आंसर है मैनचेस्टर सिटी। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? सही आंसर है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है।
ये लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन 18वां नंबर, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई हैं? 18वें का सही आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, ये रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न T20 वर्ल्ड कप 2024 क्रिकेट खिताब के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया है? हाल ही में संपन्न T20 वर्ल्ड कप 2024 क्रिकेट खिताब के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया? सही आंसर है जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई? हाल ही में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि हरित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? हरित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया? सही आंसर है बिहार जो है यह एक राज्य बन गया हरित बजट पेश करने वाला। इसमें बांस इत्यादि का भी बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन को प्राप्त सीटों का सही आंकड़ा निम्नलिखित में से क्या है? हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन को प्राप्त सीटों की सही आंकड़ा निम्नलिखित में से क्या है? याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 12, 12 और 5 और 1 आंकड़ा खोजना है। 12 बीजेपी, 12 जेडीयू, 5 जो है एलजेपी और 1 जो है कुल मिलाकर के हमको प्राप्त हुआ है। इस तरीके से 12, 12, 24, 24 और 5, 29 और 1, 30, यानी कुल 40 बिहार के सीटों में से 30 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को मिली थी। तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया गया? 23वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है, फिलिस्तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? याद रखेंगे, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 24 क्वेश्चन हो गए। आप अपना आंसर जरूर काउंटिंग करते रहिएगा और दोस्तों तुरंत 32 नंबर क्वेश्चन से जो होगा मैथ शुरू होगा, इसलिए कॉपी और कलम अभी से ही शुरू कर लीजिए। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन से ही, यही से अब जो है ये 25 नंबर से 24 तक हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया। इस 25वें नंबर क्वेश्चन से यहाँ से शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 8, 9, 12 एवं 15 से भाग देने पर सदैव 1 शेष बचता है? इसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले छोटी से छोटी जब कह रहा है इसका मतलब लघुत्तम निकालने हैं। 8, 9, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद 15, दिखाई दे रहा है ना 15, इसका हम लोग एलसीएम पहले निकालेंगे। तो देख लीजिएगा, 2 से कटा दीजिए 4 हो जाएगा, फिर 9 रहने दीजिए, फिर 6 कर दीजिए और यहाँ पर 15 रहने दीजिए। फिर एक बार 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, 9 जैसे का तैसा, 6 का 3 हो जाएगा और उसके बाद 15 जैसे का तैसा। उसके बाद कटा लीजिए, उसके बाद फिर 3 से, तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए, 3 3 का 9 कीजिए, 1 कीजिए और यहाँ पर 3 5 15 गुना कराइए, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36 और 5 दूना 10, 36 में 10 से गुना कराएंगे 360। और चूंकि 360 इसका एलसीएम हो गया, लेकिन कटाने के बाद एक शेष आना चाहिए, इसीलिए +1 कर लेंगे। 360 + 1 बराबर 361। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ शुरू हो गया है दोस्तों। मैथ के लिए जरूर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम आराम आराम से बना रहे हैं। मैथमेटिक्स का 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि एक बक्सा में 1 रुपये और 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से में कुल मिलाकर 150 रुपये है तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मान लिया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो अनुपात 4 है, इसीलिए 4x कर दीजिए, प्लस उसके बाद 3x कर दीजिए। ये रुपया में हो गया, लेकिन इसको 50 पैसे बदलना है तो 2 से भाग दे दीजिए, प्लस यहाँ पर 8 कर दीजिए, 8x रहने दीजिए। यहाँ पर 25 पैसा है, तो 1 रुपये को पैसे बदलने के लिए 25 में 4 से गुना कर लेंगे। 2 4 4 का लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा। 16x प्लस, देखिएगा यहाँ से कटा दीजिए 2 बार में, 2 तिहाई कितने हो जाएंगे 6, और प्लस कर दीजिए यहाँ पर कितने
8x रन दीजिए क्योंकि 4 से 4, कुल मिलाकर 150 रुपया क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो देखिए 16 और 8 कितने, 16 और 6, 6 6 12 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे 30। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30x बाई कितने 4 और बराबर हमारे पास कितने 150। अब यहाँ से गुना कीजिए, कटा दीजिए, 3 × 5 = 15, तो यानी कि 4 से 5 में गुना कीजिएगा तो x बराबर 20 आ जाएगा, यानी कि 20 रुपये उपस्थित है उस झोली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न कहता है कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। ए की आयु जो है बी की आयु की दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कंडीशंस को समझेंगे। कंडीशन ये कहता है कि ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, तो सबसे पहले बी की आयु है ना, तो पहले बी का मान लीजिए, बी का आयु बराबर x हो जाएगा। तो ए की आयु आपके पास कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि बी की आयु की दुगुनी है। ठीक है, अब कहता है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो चलिएगा अब चल लेते हैं। प्रश्न कहता है यहाँ पर कि 8 वर्ष पहले, तो यहाँ पर ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो ए की आयु हमारे पास 2x था। 8 वर्ष पहले क्या आ जाएगा, तो घटा दिया जाएगा, बराबर कर दीजिए। 8 वर्ष पहले यानी कि बी की आयु कितना है x, 8 वर्ष पहले कहिएगा तो घटा दीजिएगा 8, 4 गुनी कह रहा है इसलिए इसमें 4 से गुना करेंगे बी का। तो देखिए 2x बच जाएगा, माइनस में 8 बच जाएगा, बराबर ये 4 में x से गुना कीजिए, 4x हो जाएगा और 8 चौका यहाँ पर 32 हो जाएगा। देख लीजिए 2x में से 4x घटाइएगा, माइनस में 2x आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा माइनस में 32 है। अब 32 में प्लस 8 जोड़िएगा तो उस कंडीशंस में मुझे लगता है कि 24 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अंत में आएगा -2x बराबर माइनस कितने 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यानी कि 12 हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन कि बी की आयु कितनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो अभी जो है बी की आयु कितनी मिल गई, 12 मिल गई, 8 वर्ष बाद कह रहा है इसलिए 8 इसमें जोड़ देंगे, 12 8 कितने हो जाएंगे 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 10 संख्या का औसत 30 है, तो 10 संख्या का औसत 30 है तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 30 × 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 300। याद रखिएगा 300 हो गए। यदि प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, यानी कि 10 संख्याएं हैं तो 10 में आप जोड़ दीजिए 5, 10 बचे 50 हम लोग को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 300 हमारे पास आया है और उसके बाद 10 बचे 50, 300 में 50 जोड़िएगा तो 350 आ जाएगा। ठीक है, अब 350 का क्या कहा जा रहा है कि औसत निकालिए, तो कितनी संख्या है 10, इसीलिए 10 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास 35 आंसर हो जाएगा। इतना तो जरूर समझते होंगे आप। उम्मीद करते हैं कि इसमें दिया गया ऑप्शंस यहाँ पर कहीं 35 नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की रुपए 200 लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा। तो अब रही बात कि इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है। ठीक है, अब उसी फार्मूला को हम लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि हम लोग ये निकालने की कोशिश करें कि आखिर जो बिक्री मूल्य है उसका सूत्र क्या होता है। तो बिक्री मूल्य का सूत्र होता है, देखेंगे बिक्री मूल्य बराबर होता है लागत गुने उसके बाद प्रतिशत या लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले 10 कर दीजिए, 10% प्लस 5%, कुल मिलाकर के हमारे पास 15% का हानि होता है। ठीक है, तो हम कितना पर वस्तु बेच रहे हैं, 85% पर बेच रहे हैं। 85 गुने कर लेंगे कितने का, लागत कितने हैं, तो हमारे पास लागत 200 रुपये था, तो 85 गुने 2 से कर लीजिएगा, तो उस कंडीशंस में 200 और गुने 85 का लिख सकते हैं, 85/100 लिख सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि 100 से 00 कट जाएगा, 85 में 2 से गुना करिएगा तो उम्मीद करते हैं कि 170 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने ये समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। रुपये 500 का 6 महीने का 8% की छमाही के दर से ब्याज क्या होगा। देखिएगा 6 माह कह रहा है, इसका मतलब कि 1 वर्ष मान लेंगे। 6 माही ऑलरेडी कह रहा है यहाँ पर किसका, वस्तु के लिए दर लगाने के लिए, इसलिए आप इसको आधा मत कीजिएगा। ठीक है, दर को आधा मत कीजिएगा, समय को दोगुना मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 माही का कर क्वेश्चन पूछा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा कितने 100। अभी सभी को गुना करके 100 से भाग दे दीजिए। 500 मल्टीप्लाई 800 और मल्टीप्लाई 6 महीने का 1 कह रहा है, 100 से भाग दीजिए, 0 से 0 कटा दीजिए, 8 × 5 = 40, इसका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 270 मीटर लंबे रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है।
180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? दोस्तों याद रखिएगा, जो भी चीज़ें ऐसी खड़ी रहेंगी, थोड़ी सी देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें ऐसी खड़ी रहेंगी उसको पार करने के लिए हम उसमें उसके खंभे की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे है, जैसे कि उम्मीद करिए ऐसे है, पुल है चाहे प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ट्रेन की पूरी ट्रेन की जो लंबाई है उसको ला करके उसमें जोड़ देते हैं, तब जा करके कुल लंबाई होती है। तो देखिए यहाँ पर पुल कहा जा रहा है, यानी कि कुल दूरी हमारे पास कितने हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 270 और प्लस 100 कितना 80। 270 में जोड़िएगा तो 0 0 हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हो जाएगा। ठीक है, देखते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 450 मीटर आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या निकालना है, कितने समय में पार करेगी। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, इस दूरी बटा चाल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा? दूरी कितना है हमारे पास? 450, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा इनको, और उसके बाद भाग देना होगा कितने से? 30 से। 1 0 से कटा दीजिए, 15 से कटाइए, 15 3 45, यानी कि 15 सेकंड में वह उस प्लेटफॉर्म को पुल को पार कर जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। कहता है कि यदि tan a का मान √3/2 है तो sin a और cos a का मान कितना हो जाएगा? इसको आप लोग को ज्ञात करने हैं। करना कुछ नहीं है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ऊपर वाला लंब दिया है, नीचे वाला आधार दिया है, सॉरी लंब बटा आधार होता है। कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, 3 और प्लस 2 दूना 4, 4 और 3 अंडर रूट कितने हो जाएंगे? 7। अब देख लीजिए हमारे पास क्या आया, साइन ए का मान पूछा जा रहा है। लंब बटा कर्ण होता है √3 बटा आपके पास कर्ण कितना है? √7 कर लीजिए, प्लस कर दीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान 2 है, √7 है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, √7, √7 से √7 करते हो जाएगा, √3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है? उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन नंबर देख लेंगे, एक से अधिक आपके पास नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ से शुरू होता है अब विज्ञान सेशन। याद रखेंगे साइंस का सेशन यहाँ पर शुरू होता है, और उम्मीद करेंगे कि हर एक प्रश्न का जवाब अच्छे से अब दीजिएगा। स्कोर अगर कम हुए होंगे तो अब आप लेवल करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक, एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल, शक्ति और दबाव, यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होना चाहिए, ऊर्जा नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। बिल्कुल हम लोग नज़दीक हैं, घबराने की जरूरत नहीं। 34 नंबर क्वेश्चंस पर हैं, और आज 30+ आंकड़े किसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रियल में आपके कितना सही हो रहे हैं। उस क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से है। तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से किसको जानेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको ऑर्स्टेड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिबाधा की इकाई होती है। प्रतिबाधा का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध, तो प्रतिबाधा का मतलब तो रुकावट, तो रुकावट यानी प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वह ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता किसके वजह से होती है? दोस्तों यह होता है 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति की वजह से। देखेंगे ये होता पुरुषों का है, लेकिन इसका वाहक कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं, यानी कि एक्स गुणसूत्रों की वंशागति की वजह से मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता पाई जाती है। यह एक आनुवंशिकी रोग है दोस्तों। मनुष्य शरीर के किस भाग में पीनियल ग्रंथि उपस्थित होता है? तो मनुष्य के शरीर के किस भाग में पीनियल ग्रंथि उपस्थित होता है? जहां तक मैंने पढ़ा मस्तिष्क। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आगे हो चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हो जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का क्या हो जाएगा? तो याद रखें दोस्तों, अगर अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्याएं बढ़ जाती है। यही कारण है कि कभी कभी हमारे शरीर से, मुंह से, नाक से खून भी आने लगते हैं, क्योंकि इनकी संख्याएं बढ़ी हुई नजर आती है दोस्तों। और इसका फिजिक्स का जो रूल है वह बताता है कि वहां पर प्रेशर कम हो जाती है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे हाइड्रोजन के परमाणु होता है दोस्तों, इसमें कोई आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ इनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन निवास करता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को और किस नाम से जानेंगे? तो प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से तरल रूप में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? निम्नलिखित में से किसे आप तरल रूप में पाए जाने वाले धातु के रूप में जानेंगे? सही आंसर है दोस्तों, पारा जो होता है वह धातु है, लेकिन हमसे यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो गलती से भी पारा मत कर दीजिएगा। अगर कर दिए होंगे तो गलत समझिएगा। यहाँ पर ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधातु के रूप में अगर तरल रूप में कोई अधातु पाया जाता है तो उसका नाम ब्रोमीन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे। जाते जाते यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले सेशन के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद।